हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था और उस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कल मैंने आप लोगों को दिया था कि क्या है ये चैप्टर और इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो आप, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। मैंने बताया कि अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक यानी रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ना होगा। ठीक है बात। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि शुरुआत कल भी मैंने इसकी कर दी थी, बट आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीप बात करेंगे। ध्यान से कुछ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। बढ़िया बात ये है कि ये एक बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन वाला बात है नहीं। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो चैप्टर अपने आप फिनिश होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं, ये लिखा है मैंने ए से बन गया बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। ठीक है बात। अब हम लोग करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस, यानी एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। तो कल जब मैंने आप लोगों से बात किया तो मैंने बोला था कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं तो आपका जो वेलोसिटी है, जो वेग है आपका, वो नापा जाता है कि सब का स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा या किसी में भी आप नापते हो। हम लोग किसी रिएक्शन के रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमने बताया कि पर समय में एक निश्चित आप समय ले लीजिए, उस समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन जो है उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी अभिकारक के सांद्रण में कितना कमी हो रहा है और उत्पाद के सांद्रण में कितना वृद्धि हो रहा है। एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ रिएक्शन का, वेग का, तो ध्यान दीजिए आप, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड बहुत हल्की रखूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और शुरुआत कर रहे हो। शुरुआत समझ में नहीं आई तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। वीडियो थोड़े से बड़े होंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इस चीज़ को आप समझो। तो मैं केवल इतना सा लिख देता हूँ यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने लिख दिया सांद्रता में परिवर्तन अपॉन टाइम, उसी कंसंट्रेशन के चेंज में लगा हुआ समय। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जब आप बात करते हो रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है बात। हम लोग तीन फॉर्मूलों का मुख्य रूप से प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे आपने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर? कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज है और अपॉन क्या हो गया? लगा हुआ समय हो गया। ठीक है बात। अब अगर मैं बोलूं कि आप ए के संदर्भ में या ए के लिए आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर आप ए को लेकर चलें तो आप ए के संदर्भ में रेट ऑफ रिएक्शन को डेफिनेशन कैसे देंगे? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप ध्यान देना इस चीज़ पे कि कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगा। जब आप ए के चक्कर में बोलेंगे या ए के बारे में बोलेंगे तो जाहिर सी बात है अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगा। ठीक है ना बात। यानी अगर मैं लिखूंगा ए के लिए, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ इस समय ए के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं डिसोसिएशन, हम लिख सकते हैं इसको डिसएपीरियंस, यानी वो ख़त्म हो रहा है, वियोजित हो रहा है, कुछ भी लिखिए। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सांद्रता में कमी। ठीक है, सांद्रता में होने वाली कमी और बटे क्या लिख दिया मैंने? लगा समय। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब अगर यही फॉर्मूला मैं बी के लिए बनाऊँ तो बी यहाँ पे क्या है? बी है यहाँ पे प्रोडक्ट। बी यहाँ पे क्या है? बी चल रहा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के टर्म में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सांद्रता में, कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? वृद्धि, इंक्रीजमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? लगा हुआ समय। यानी इन तीन तरह से हम लोग रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। लेकिन ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ इस बात पे आप ध्यान दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी अभिक्रिया की दर। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा ए के वियोजन की दर।
ए के वियोजन की दर, और यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा बी के उत्पादन की दर। इस बात पे ध्यान दीजिए, ए के वियोजन की दर, बी के उत्पादन की दर। आप इस बात को खूब समझ लीजिए, ए के वियोजन की दर और बी के उत्पादन की दर वर्ड मैं यूज़ करूँगा, और पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करो तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में अगर मैं दूसरी तरीके से बताऊँ, अगर आप इंग्लिश में जाने इसको, तो इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी ए क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, यानी बी धीरे धीरे क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों बातें बोली जा सकती हैं। अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं, फॉर्मूले आप लोग नोट करते चलना। एक बात यहाँ पे और बता दूँ आपको, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन बोले, चाहे डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोले, चाहे अपीयरेंस ऑफ बी बोले, ए के वियोजन की दर बोले, बी के उत्पादन की दर बोले, और आपसे कहे बताइए उसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट सबका सेम होता है। कैसे सेम होता है? कंसंट्रेशन जो चल रहा है वो मोल पर लीटर में चलेगा। कंसंट्रेशन हम लोग मोल पर लीटर में चलाते हैं। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन है, कमी है, वृद्धि है, बात का बात है, बट मोल पर लीटर में चलाएंगे। और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन हम लोग मोल पर लीटर में ही चलाते हैं। तीनों जगह पे हम लोग मोल पर लीटर यूज़ करते हैं। अब बटे में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, समय चल रहा है। यानी हर जगह पे जो यूनिट निकल के आता है वो ये निकल, समय को हम लोग सेकंड में चलाते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या हम आपको शायद पता हो मोल पर लीटर को मोलर भी कह देते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख देते हैं इसको मोलर पर सेकेंड। मोलर या मोल लीटर इनवर्स एक ही बात होती है, याद रखना। ये रेट का यूनिट है यहाँ पर, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। आगे बात करते हैं इसके कि कंसंट्रेशन में चेंज निकालते कैसे हैं। अगर बात करी जाए तो कंसंट्रेशन में चेंज को निकाला कैसे जाता है, ध्यान दीजिए इस बात पे थोड़ा सा। मैंने कहा कि 10 ग्राम या 10 मोल ले लीजिए, क्योंकि मोल चलते हैं सब में, इसलिए आप मोल का यूज़ कीजिए। 10 मोल ए से मैंने किसी रिएक्शन को प्रारंभ कराया। ये फॉर्मूले नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। चलिए अब आगे मैं फॉर्मूले हटा रहा हूँ यहाँ से, नोट करते चलना साथ के साथ। तो अब मैंने क्या बोला आपसे कि इस रिएक्शन को मैं करा रहा था, इस रिएक्शन में मैंने 10 मोल लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और 10 मोल से रिएक्शन को मैंने शुरू कराया। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा बहुत मज़ेदार बता रहा हूँ इस समय। 10 मोल से मैंने रिएक्शन को शुरू कराया, ठीक है बात। जब शुरू कराया है उस समय बनने वाला प्रोडक्ट 0 होगा। ये कुछ वैसा ही चलेगा जैसा आपने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम में पढ़ा था। वहाँ पर भी ऐसी कंडीशंस आई थी, अपने साम्य स्थिरांक के बहुत सारे सवाल करे थे वहाँ पे, ऐसे ही सवाल आए थे वहाँ पर भी, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो। मान लीजिए 10 मोल से मैंने प्रारंभ करा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, कितना है, इस समय 0 है। अब कुछ समय के बाद, मान लीजिए कुछ समय के बाद अगर 2 मोल बी बन गया तो ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 8 ही तो रह गया। मैं यहाँ पे सीधा सीधा नंबर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और आसान आपके लिए हो जाए। तो कुछ समय के बाद, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ t बराबर 5 मिनट, यानी 5 मिनट के बाद, यहाँ पे t बराबर क्या था, 0 था। तो जब t बराबर 0 था, 10 मोल से मैंने रिएक्शन को प्रारंभ कराया, उस समय प्रोडक्ट कितना था, 0 था। 5 मिनट के बाद में क्या हुआ, 2 मोल से आपका प्रोडक्ट बन गया, तो आपका बचा कितना, 8 मोल। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं निकालने जा रहा हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस का मतलब हो गया क्या, ए का वियोजन, ए खत्म हो रहा है। कैसे निकालूंगा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है बात। तो कैसे करते हैं हम लोग, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे लगा समय करते हैं हम लोग। अंतिम यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो जब रिएक्शन हो गया 5 मिनट के बाद, तो अंतिम सांता कितना है इसका, 8 माइनस 10 बटे 5, यानी इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा। और मैं इसको लिखते कैसे हैं इसको भी बता दूँगा। देखिए यहाँ पे आप अंतर निकाल रहे हो, तो अंतर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेल्टा का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा, और ये निशान जो लगा रहा हूँ, ये निशान इस बात का इंडिकेशन होता है कि आप मोलर की बात कर रहे हो। इसको अगर आपको याद हो कि हम लोग 11th में जब पढ़ते थे, इसको एक्टिव मास कहा जाता था। इस साइन का मतलब ही ये होता है, बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब ही ये होता है कि आप यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि आप बात कर रहे हो परिवर्तन का। ये कितना आया,
इसका वैल्यू ये आया। यानी आप ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो आ रहा है वो माइनस का 2/5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यहाँ पर आया। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। रिएक्शन छोड़ो, आप दैनिक जीवन की बात भी करोगे तब भी रेट, वेग कभी निगेटिव नहीं होता। कभी ऐसा हो जाएगा तुम -5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे, आपने दौड़ना शुरू किया, आपका स्पीड 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का था और आप रुक गए तो रेट कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हो जाए कि माइनस में चला जाए? माइनस में कभी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है। अब यहाँ तो माइनस आ रहा और हमेशा माइनस आएगा रिएक्टेंट के केस में, क्योंकि आप अंतिम माइनस प्रारंभिक कर रहे हो। अंतिम तो हमेशा कम होता है। फिर क्या करें यार, ये माइनस हटाएं कैसे? तो बेटा याद रखना, रिएक्टेंट के केस में हम लोग एक साइन यूज़ करते हैं माइनस का। यानी जब भी आप डिसअपीयरेंस की बात करोगे, अभिकारक के संदर्भ में रेट लिख रहे होगे, तो उसके आगे माइनस का यूज़ किया जाएगा। खूब समझ लो इस बात का। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब यहाँ पे माइनस होगा तो अब यहाँ पे माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी ए के वियोजन की दर पूछे, तो ए के वियोजन की दर का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बट इस फॉर्मूले को लिखते समय आगे माइनस लगाया जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बच्चों को पता ही नहीं होता कि माइनस लगा क्यों रहे हैं। इस माइनस का केवल मकसद इतना सा है कि अंदर वाली वैल्यू आपकी जो है पॉजिटिव हो जाए, और कोई मतलब नहीं इस साइन का। दूसरा एक बात और भी इस साइन का ये भी इंडिकेशन है कि अभिकारक खर्च हो रहा है, और तय है जब भी अभिक्रियाएं कराते हैं तो अभिकारक हमेशा खर्च ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बात। अब ऐसा ही खेल खेलेंगे हम बी के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये बात चल रही थी ए की। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, या आप इसको प्रोडक्शन कह सकते हो, ऑफ बी। हम लोग बात कर रहे हैं बी के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना। तो बी के लिए काम वही करना है। जब भी आप सांद्रता परिवर्तन निकालोगे तो सांद्रता परिवर्तन को निकालने के लिए हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक किया जाता है। अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो आप देखिए, आप इसके संदर्भ, इसकी अंतिम क्या है? इसका अंतिम है 2 माइनस प्रारंभिक क्या हो गया? 0 अपॉन लगा समय। तो लगा समय में अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 - 0। यहाँ पर भी वही होगा, 5 - 0 तो 5 ही आना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 2/5। यानी बी का जो अपीयरेंस है वो तो क्लियर पॉजिटिव आ ही रहा है, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं करना। लेकिन जब आप रिएक्टेंट की बात करते हो, अभिकारक की बात करते हो, तो आप तय मानो कि अभिकारक के केस में जब भी आप रेट लिखोगे तो आपको नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, इस रिएक्शन के लिए ए और बी के लिए, ए से जो बी बन रहा था, यहाँ पर ए के वियोजन की दर ये कितनी आई है? 2/5 आई। बी के वियोजन की दर कितनी आई है? बी के उत्पादन की दर कितनी आई है? 2/5 आई। यानी आप ये कह सकते हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 1:1 चल रहा हो, स्टाइक्योमेट्री जो है 1 और 1 की चल, स्टाइक्योमेट्री क्या है मैं भी बताऊंगा, तो उनके लिए वियोजन का दर और उत्पादन का दर हमेशा बराबर होता है। जिस दर से अभिकारक खर्च होगा उसी दर से उत्पाद बनेगा, तय है। जिस दर से अभिकारक खर्च होता है उसी दर से उत्पाद बनता है, ये तय है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, इस बात को दिमाग में रख लो। ठीक है ना। देखिए, आप निकल के भी आया है कि रेट ऑफ वियोजन की अगर आप बात करो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये आ रहा है निकल के यहाँ से। यानी आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ये प्लस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये लिखा है मैंने इसके लिए, ये लिखा है इसके लिए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर रख सकते हो। और यही कहता है कौन? स्टाइक्योमेट्री यही कहती है आपसे। मूल कॉन्सेप्ट आपसे यही कहता है कि जितना खर्च करोगे उतना ही उत्पाद बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने खर्च कम किया उत्पाद ज़्यादा बना लो, या खर्च ज़्यादा करो उत्पाद कम बने, ऐसा नहीं होता। आपने द्रव्यमान संरक्षण नियम भी पढ़ा है, वो भी यही कहता था कि अगर आप जितना लेके चले हो बाद में अमाउंट उतना ही प्राप्त होगा।
ठीक है ना बात। तो ये निकल के आया, ठीक है। अब एक थोड़ा सा काम और करते हैं, ध्यान पहले आप इसको नोट कर लो कहीं पे, फिर आगे बात करें इसके हम लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ ये भी बता दूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की, और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे व्यक्त करें, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, अभिकारक के टर्म में और उत्पाद के टर्म में। फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि इससे हमको करने हैं न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसलिए एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करें। ये नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है बात। अभिकारक के संदर्भ में भी और उत्पाद के संदर्भ में भी। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात हो गया। आगे देखें इसके, चलिए इसको हटाता हूँ मैं। अब आप आगे ध्यान दीजिए, मैं ये रिएक्शन भी हटा देता हूँ। मान लीजिए एक सिंपल सी कॉमन सी रिएक्शन लेता हूँ, बहुत कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा। N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3, एक ये रिएक्शन आई। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, नाइट्रोजन के वियोजन की दर, हाइड्रोजन के, देखो अभिकारक जो भी होगा उसका वियोजन होगा, सीधा सा बात है। वियोजन का मतलब डिसअपीयरेंस, वो गायब हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी बोल दीजिए आप, ठीक है। और प्रोडक्ट वाली साइड में प्रोडक्शन होता है, अपीयरेंस होता है, वो उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, कुछ भी मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बोल दूँ तो इसको वियोजन की दर कहेंगे, इसको उत्पादन की दर कहेंगे। तो हमें देखना है कि नाइट्रोजन के वियोजन की दर क्या है, हमें देखना है हाइड्रोजन के वियोजन की दर क्या है। अभिकारक है इसलिए वियोजन बोल रहा हूँ, ध्यान देना। और हमें देखना है कि अमोनिया के उत्पादन की दर क्या है। तीन बातें, नाइट्रोजन के वियोजन की दर, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, और हमको देखना है हाइड्रोजन के वियोजन की दर, नाइट्रोजन के वियोजन की दर और अमोनिया के उत्पादन की। तो कैसे देखेंगे इस चीज़ को आप देखिए। चलिए पहले मैं बात करता हूँ फॉर नाइट्रोजन, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो नाइट्रोजन के लिए किसकी बात करें, वियोजन की बात करेंगे। और अगर वियोजन की बात करो तो कैसे लिखोगे, डेल्टा N2/ΔT। माइनस क्यों लगाया मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हो और वेग को अगर आपको पॉजिटिव में लाना ही है तो आप पहले से ही ऑलरेडी नेगेटिव लगा के चलो, ठीक है। कभी कोई पूछ लेते हैं, टीचर्स पूछ लेते हैं, बताओ भाई नेगेटिव क्यों लगा रहे हो, आगे ज़बरदस्ती है क्या, तो नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आया आपका हाइड्रोजन के टर्म में। अब आइए आप नाइट्रोजन के टर्म में, अब बात करें हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के लिए क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के लिए बन जाएगा माइनस का डेल्टा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात आएगी, डेल्टा H2/ΔT, ठीक है बात। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर अमोनिया। जब मैं अमोनिया के लिए बात करूँगा तो लिखूँगा प्लस का NH3/ΔT, ठीक है। ये तीनों के लिए मैंने लिखा। अब अभी आप जो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि वियोजन की दर उत्पादन की दर के बराबर होती है। तो जब बराबर होती है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा N2/ΔT बराबर माइनस का डेल्टा H2/ΔT, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? बोले हाँ साहब लिख सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे लोचा है। लोचा क्या है यार, एक बात देखो, N2 का 1 मोल वियोजित हो रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा इस पर। अब मेरी शक्ल पे मत जाओ, अब यहाँ पे मेरी उंगलियों पे जाओ। शक्ल बहुत देख ली, अब उंगलियाँ देखो। N2 का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। तो N2 का 1 मोल वियोजित हो रहा है, हाइड्रोजन के 3 मोल वियोजित हो रहे हैं, और आप कह रहे हो दोनों बराबर। ये कैसे संभव है भैया, दोनों के वियोजन की दर बराबर कैसे हो सकती है, आप खुद बताओ। अच्छा मेरे हिसाब से तो अगर मैं बिल्कुल देहाती बोलूँगा, 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चे से कहोगे तो बोलो साहब ऐसा है, नाइट्रोजन का 1 मोल वियोजित हो रहा है, हाइड्रोजन के 3 मोल वियोजित हो रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के वियोजन की दर नाइट्रोजन की तुलना में 3 गुना है। अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा ही तो लगेगा कि नाइट्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन के वियोजन की दर 3 गुना है। अगर वो 3 गुना है तो भैया ये बराबर कैसे किया, और अगर इसको बराबर करना है तो क्या करोगे? अगर मैं कहूँ इसको बराबर करना है तो क्या करोगे? तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या चल रही होती है वो अपॉन में ले आते हैं। सिंपल है, देहाती समझ लो, बिल्कुल जो भी संख्या होगी अपॉन में ले जाओगे बराबर करने के लिए। आपने कहा साहब 3 गुना हो रहा था, मैंने
बटे में 3 कर दिया, बटे में 3 कर दिया तो कट के कितना आ जाए, 1 ही तो आ गया। अब तो बराबर है, अब तो बराबर है। आप कह रहे थे कि साहब नाइट्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन के वियोजन की दर 3 गुना है, मैंने उसी को 3 से भाग कर दिया, अब तो 1 रह गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएगी। तो जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, प्लस का 1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसका समझा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इसी से करने हैं। ठीक है, वैल्यू लेके समझाऊँ इस चीज़ को, इस चीज़ को वैल्यू लेके समझाता हूँ। जैसे आपने अभी पीछे वैल्यू वाला करा था, इसको भी वैल्यू लेके समझाते हैं। अब ये चीज़ समझ में अगर आपके आ गई तो विश्वास मानो न्यूमेरिकल्स करने लगो, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो न्यूमेरिकल का ही आएगा, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स के वीडियो बेटा बनाना भी टिपिकल है और आपका पढ़ना भी टिपिकल है, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल को समझाना टाइम लगता है। जरा वैल्यू लेते हैं, वैल्यू लेके काम करके देखते हैं। रिएक्शन यही उठा ले रहे, चलो N2, ये बात तो समझ में आ गया होगा। देहाती बात बोल दो, जो भी संख्या लानी है बटे में ले जानी है, अगर आप तीनों को बराबर रखना चाहते हो, किसी को भी बराबर रखना। और ये सारे का सारा मैटर किसके बराबर है, ये बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। ठीक है बात, अब ध्यान दीजिए, N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3। ठीक है, मान लीजिए आपने इसका A मोल, इसका B मोल और इसका यहाँ पे 0 प्रारंभ में, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया A - x, यहाँ पे कर दिया B - 3x, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए इसको। ये सामने वाले चैप्टर में भी था, ये सामने में भी था कि जो स्टाइक्योमेट्री यहाँ चल रही होती है, जो संख्या यहाँ चल रही होती है, हमें उसी को माइनस करना होता है। यहाँ पे 1 चल रहा है इसलिए मैंने -1 करा, यहाँ पे 3 चला था मैंने -3 कर दिया, यहाँ पे 2 चल रहा था इसलिए 2x बना दिया। बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। अब आप ध्यान दीजिए, मैं निकाल रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, N2 के लिए निकाल रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे कह दूँ मैं देहाती भाषा में बोल दूँ, N2 के वियोजन की दर निकाल रहा हूँ मैं, N2 के वियोजन की दर निकाल रहा हूँ। तो N2 के वियोजन की दर निकालने के लिए क्या करोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम कितना है A - x माइनस प्रारंभिक कितना है A है, अपॉन टाइम कुछ भी मान लो, T मान लिया, मान लीजिए T समय लगा। ठीक है, अच्छा आगे आपको माइनस लेना ही पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो कितना है माइनस का x/t, और माइनस का x/t इसको सॉल्व करेंगे तो मैं जो ले रहा हूँ डेल्टा N2/डेल्टा T, मैं इसको माइनस में ले रहा हूँ, और लेना भी चाहिए, वियोजन की दर है। तो वियोजन की दर जब यहाँ पे माइनस होगा तो एक माइनस यहाँ लगा होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x/t के बराबर हो गया N2 के संदर्भ में। ध्यान देना, ये N2 के संदर्भ में x/t हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के संदर्भ में, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के संदर्भ में यही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब हाइड्रोजन का केस क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा H2/डेल्टा T, डेल्टा H2/डेल्टा T, और माइनस में ऑलरेडी लगा दे रहा हूँ, तो एक माइनस आपका ऑलरेडी आ जाएगा अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंतिम B - 3x, प्रारंभिक B अपॉन लगा हुआ समय T हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3x/t, ये हो गया 3x/t। अब आप एक बात बताओ, इसकी वैल्यू आ रही है x/t, इसकी वैल्यू आ रही है 3x/t, तो ये x/t जो है वो 3x/t के बराबर कैसे हो सकता है, ये कैसे बराबर हो सकता है। अब बराबर करना है तो क्या करोगे, इसके अपॉन में अगर मैं 3 कर दूं तो, इसके अपॉन में अगर मैं 3 कर दूं तो कैसा रहेगा, और यही तो मैंने बोला था कि जो भी संख्या चल रही हो उसको आप अपॉन में कर दीजिए, तो वियोजन की दर, उत्पादन की दर सब एक दूसरे के बराबर हो जाती है। क्यों कर रहे हैं ये, बात ये है कि ऐसा हम कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि बेटा 1 मोल के हिसाब से सारा खेल खेला जाता है। 1 मोल का उत्पादन, 1 मोल का वियोजन कितने समय में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस पूरी कंडीशन से हम लोग को करने होंगे न्यूमेरिकल्स।
ठीक है बात। तो मैंने जो बताया कि आप कोई भी रिएक्शन आपको दी हो, उस रिएक्शन को आप सबसे पहले क्या करोगे, रेट एक्सप्रेस के रूप में आप कन्वर्ट करोगे या रेट एक्सप्रेशन लिखोगे उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका रेट एक्सप्रेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप ना ही वियोजन की दर निकाल पाओगे, ना ही आप उत्पादन की दर निकाल पाओगे। आपके लिए कुछ भी निकालना संभव नहीं है। जैसे एक बात और बता दूं, मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखी है, क्या लिखा हुआ है, आप ले लीजिए C प्लस हाफ O2 और मान लीजिए CO बनाया। और इसके लिए अगर आप रेट एक्सप्रेस लिख रहे हो तो बेटा मैं बता दूं कैसे लिखोगे, ध्यान देना थोड़ा सा। डेल्टा C अपॉन डेल्टा T माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर माइनस का 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस का डेल्टा CO अपॉन डेल्टा T। ये दो कैसे हो गया पता है सर? आपने तो कहा था बटे में चला जाएगा। हाँ, मैं अभी यही बात कह रहा हूँ, बटे में चला जाएगा, लेकिन क्या एक के बटे में 1/2 पहुँच गया, 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा। ये भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को अक्सर। अगर 1/2 को आप, मैंने क्या बोला, उसको बटे में ले जाओ तो 1/2 2 ऊपर नहीं पहुँच जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीपल में लिख दिया है। ठीक है बात। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था रेट एक्सप्रेस का, रेट ऑफ रिएक्शंस का, कि किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अब हम लोगों को करने होंगे रेट ऑफ एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल्स, कि वियोजन की दर कैसे निकाली जाए, उत्पादन की दर कैसे निकाली जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परंतु इससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। नोट करने के बाद इसको तैयार कीजिए, मैं फिर आपसे बात करूँ। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा एक सवाल टाइप का बोल देता हूँ। एक रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक के वियोजन की दर, उत्पादन की दर, उत्पाद के उत्पादन की दर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये आप लिख के देखिए। जैसे मान लीजिए SO2 प्लस O2 से बन रहा है SO3, 2SO2 प्लस O2 से बने, 2 लेने पड़ेंगे आपको। 2SO2 प्लस O2 से बन रहा है 2SO3। इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए कि इसमें वियोजन की दर क्या होगी और उत्पादन की दर क्या होगी, और लिखने के बाद में आप मुझे सेंड कीजिए कि क्या आपने सही लिखा है इसको। अगर आप उसको सही लिख पाए तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका पढ़ा जाना सबसे पहले मैंने इसीलिए ये लिया है। मैंने अभी टाइप्स ऑफ रेट नहीं लिए, एवरेज रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट, इनिशियल रेट, में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैंने सीधे इसी की बात करी, क्योंकि अगर रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाए आप तो फिर आप पे कुछ नहीं होगा। ओके, तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।